हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गौरव, लेकर आया हूं पार्ट नंबर 2 जो कि आपका चल रहा है एयरफोर्स बाई ग्रुप का रागा एग्जाम में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके, जीएस और हिस्ट्री में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 2021 में CHSL, MTS या SSC GD या एयरफोर्स का बाई ग्रुप का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस सीरीज़ में जो क्वेश्चन है वो तो आपको मिलने वाले हैं। उसके साथ ही साथ जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को इस सीरीज़ को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को अपने दोस्तों और अपने भाइयों के पास शेयर भी करना है। तो आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पीपीटी पर जो सबसे पहले है वो एक मोटिवेशन, आपको एक कोट दिखाई पड़ रहा है। उस कोट को पढ़िएगा। कह रहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता जिनके हौसलों में उड़ान होती है। यानी कि पंखों से कुछ नहीं होता, जिनके हौसलों में उड़ान होती है वो बिना पंखों के ही उड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग अब मोटिवेट हो गए होंगे। अब शुरू करते हैं और आते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हम आज आप लोगों के लिए लाए हुए हैं जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। यानी कि आपसे पूछ रहा है जो आपकी स्लैब डायनेस्टी थी इसका जो रियल रूलर माना जाता है वो इतिहासकारों ने किसको माना हुआ है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि गुलाम वंश क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम 1191 से। 1191 में आपका तराइन का प्रथम युद्ध होता है जो कि आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। उसके बाद आपका 1192 में जब आपका तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, उसमें कुछ जो राजपूत राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान का साथ न देकर मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं। उसके बाद द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद आपके 1206 ईस्वी में आपका मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सत्ता सौंपकर वापस अफगानिस्तान को लौट जाता है, जिसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है। अगर आपसे पूछ ले गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई तो वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। बट इसको इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं माना है गुलाम वंश का। तो अब बात आती है किसको माना हुआ है। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना हुआ है इल्तुतमिश को। किसको माना हुआ है? इल्तुतमिश को। 1206 से लेकर आपके 1210 तक गुलाम वंश पर जो शासन करते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। यानी कि 1210 में कुतुबुद्दीन की ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हो जाती है। उसके बाद 1211 ईस्वी में आपके इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और इन्हीं को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब हम नोट कराते हैं आपको, जो कि आपके इल्तुतमिश से कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आपके पूछे भी गए हैं, इसलिए इनको एक जगह पर नोट करके रख लीजिएगा। गुलाम वंश से पूछा जाता है कि आपका जो इल्तुतमिश था इसने कौन सी प्रणाली की शुरुआत की थी। यानी कि आपसे पूछता है कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो वो की थी इल्तुतमिश ने। उसके बाद इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी यानी कि 40 सदस्यों का एक दल बनाया हुआ था जिसको तुर्कान ए चहलगामी भी कहा जाता था। अगर पूछ ले इसकी स्थापना किसने की तो इसकी भी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाता है, यानी चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाता है। आपसे पूछा जाता है कि इल्तुतमिश के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है टंका। क्या कहा जाता है? टंका। और जो उसके द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए थे उनको कहा जाता है जीतल। क्या कहा जाता है? जीतल, यानी कि
टंका और जीतल नामक जो सिक्के थे वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी थी वो कौन सी बनाई थी, तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश ने आपके 1225 ईस्वी में बगदाद के जो खलीफा थे उससे सुल्तान की भी उपाधि ली हुई थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से किसने ली थी, तो वो इल्तुतमिश ने ली हुई थी। ठीक है, तो मैंने जितने भी पॉइंट इससे डिस्कस किए सभी को आप नोट करिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन से कितने सारे पॉइंट आपको बताए हुए हैं, इसलिए इसको आप एक जगह पर नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं, इसीलिए हमने आपसे इतने सारे पॉइंटों को डिस्कस किया। ठीक है, चलिए, तो पहले तो हम आपको बता दें ये जो सीरीज चल रही है ये एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए सीरीज चल रही है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। बट इस सीरीज को सभी लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताता हूँ ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछ ले चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके हैदराबाद शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद शहर में। हैदराबाद जो कि आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपसे पूछ लेता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं चार मीनार के बारे में। चार मीनार जिसकी जो स्थापना की जाती है, यानी कि इसको एस्टेब्लिश किया जाता है 1591 में, यानी 1591 में चार मीनार को बनाया जाता है। आपसे पूछ लेता है कि चार मीनार को किसने बनाया हुआ था, तो याद रखिएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको बनाया हुआ था चार मीनार को। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है संविधान की 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है। यानी कि संविधान में अगर हम बात करें, जो मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो टोटल उसमें 8 अनुसूचियां रखी गई थी। बट अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उन्हीं में से आपसे पूछ रहा है कि जो 6ठी अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा जो कि आपकी 6ठी अनुसूची जो संबंधित है वो पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। कौन से राज्यों से? पूर्वोत्तर राज्यों से, जिनको एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अगर आपसे पूछ ले वो पूर्वोत्तर राज्य जो 6ठी आपकी अनुसूची में शामिल है वो कौन से हैं, तो इनको हम एक आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से वो याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है हमारी ATM स्क्वायर। पूरे पर स्क्वायर नहीं रखिएगा, आप केवल M पर स्क्वायर रखिएगा। जो A है वो T है, इसको सिंगल रखिएगा। अब बात आती है ATM स्क्वायर को कैसे हम डेफिनेशन यानी डिफाइन करेंगे। तो ए से आपका हो जाएगा, यहां से लिखिएगा, ए से आपका हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। उसके बाद आपका आएगा टी, तो टी से आपका हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और उसके बाद आपका एम स्क्वायर आएगा, तो एम से हो जाएगा आपका मणिपुर, और एक एम से हो जाएगा आपका मेघालय। तो ऐसे जो 4 राज्य हैं इनको आपके 6ठी अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, अब बात आती है कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति, यानी कि जो SC ST के लिए जो एक्ट है वो किस अनुसूची में है, तो याद रखिएगा वो आपकी 5वीं अनुसूची में सम्मिलित है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से, तो जो आपकी अनुसूची नंबर 1 है उसमें राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी लिखे तो लिखा हुआ है भाषाओं, तो भाषा यानी भाषा के लिए जो अनुसूची है वो आपकी 8वीं अनुसूची है। तो बात आती है वर्तमान में हमारे जो संविधान में भाषाएं हैं वो कितनी है, तो टोटल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है नंद वंश की स्थापना किसने की थी। तो अगर आपसे पूछ ले नंद वंश की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है घनानंद, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है महापद्म नंद। इन दोनों जो ऑप्शन रखे हुए हैं इनमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि घनानंद होगा या महापद्म नंद होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा,
जो नंद वंश की जो स्थापना की थी वो महापद्म नंद ने की थी। अगर पूछ ले नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो वो था घनानंद। ठीक है, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो पहले तो हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं या फिर आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछ ले भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में तो याद रखिएगा इसके लिए 1934 का एक्ट आया था, यानी कि 1934 का जो एक्ट है वो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। उसके बाद इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1935 में, यानी 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। उसके बाद इसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है 1937, तो 1937 में जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय था वो पहले कोलकाता था और 1937 में इसको ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया गया था। ठीक है, कहाँ कर दिया गया था, मुंबई कर दिया गया था। उसके बाद आपसे पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अध्यक्ष थे। अगर यहीं पर थोड़ा आपसे घुमा के पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके हो जाएंगे सी.डी. देशमुख। कौन हो जाएंगे, सी.डी. देशमुख। ठीक है, अगर पूछ ले वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपके जो 25वें इसके भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो आपके हो जाएंगे शक्तिकांत दास। कौन हो जाएंगे, शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1935, यानी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1934 का ये एक्ट था। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक आपका समिति भी गठित की गई थी, उसको भी आप याद रखिएगा। जो आपकी हिल्टन यंग जो कमेटी थी वो भी आपकी भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बात आती है शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो याद रखिएगा जिन नृत्यों का जो वर्णन है वो शास्त्रों में मिलता है उनको शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। अगर पूछ ले भारत में टोटल जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं, तो टोटल 8 हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं। अब बताती है कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा उनमें से एक है आपका ओडिसी। कौन है, ओडिसी, जो कि आपका उड़ीसा में किया जाता है। उसके बाद एक है आपका मणिपुरी, जो मणिपुर में किया जाता है। एक है आपका कथक, जो उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद है भरतनाट्यम, वो तमिलनाडु में किया जाता है। जो आपका सत्रिया डांस फॉर्म है वो असम में किया जाता है। और मोहिनी अट्टम और कथकली जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं वो केरल में किए जाते हैं। और एक आपका बच्चा कुचिपुड़ी जो कि आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको 8 शास्त्रीय नृत्य बता दिए और बता दिए किस राज्य में भी किए जाते हैं, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आपसे पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम किसका शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। और कथकली भी केरल से संबंधित है। जो आपका जलीकट्टू है वो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसीलिए 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 अक्टूबर। ठीक है, अगर पूछ ले यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर यानी जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगर पूछ ले किस द्वीप पर है, तो याद रखिएगा जो आपका संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है वो मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। किस द्वीप पर है, मैनहट्टन द्वीप पर। अगर पूछ ले वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके यूएन के। और यूएन में जो नंबर आप सदस्य देशों की संख्या है वो है आपके 193। कितनी है, 193। ठीक है, चलिए, और इसमें स्थायी देशों की संख्या 5 है और अस्थायी देशों की संख्या 10 है, यानी टोटल इसके अस्थायी और स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है।
विश्व व्यापार संगठन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक जगह पर आप नोट कर सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं विश्व व्यापार संगठन को। तो विश्व व्यापार संगठन बनने से पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था। आपसे पूछा भी जाता है जो गेट का जो नया नाम है, या विश्व आपका व्यापार संगठन है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आपका 1948 में गेट की स्थापना होती है, जिसको बाद में आपका 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, यानी गेट जो आपका 1948 में बना था, इसको बाद में 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन में विलय कर दिया गया, या विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कि आपका जिनेवा में है, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं नागोजी ओकांजो। कौन है? नागोजी ओगांचो। ठीक है, और इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिनेवा में इसका आपका मुख्यालय स्थित है, और 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोगों को डिस्कशन पसंद आ रहा है, आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो पहले तो हम बात करते हैं नीति आयोग से जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नीति आयोग जिसकी जो स्थापना होती है वो आपकी होती है 1 जनवरी 2015 को। अगर पूछ ले नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो क्या था, तो योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 को होती है, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, और यही जो आपका योजना आयोग था इसको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा। अगर पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो पूछ ले वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछ ले इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे राजीव कुमार। कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार। अगर पूछ ले इसके सीईओ कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे अमिताभ कांत। कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत। ठीक है, तो इतने ही नीति आयोग से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और याद रखिएगा नीति आयोग जो है ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसलिए यह एक असंवैधानिक इसको कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विजय केलकर समिति निम्न में से किससे संबंधित है। तो विजय केलकर समिति जो गठित की गई थी वो आपके की गई थी जीएसटी के लिए। किसके लिए? जीएसटी के लिए गठित की गई थी आपकी विजय केलकर समिति। अब हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में, यानी जीएसटी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर आपसे पूछे भी गए हैं। तो जीएसटी की अगर बात की जाए तो इसकी जो नींव रखी थी, अगर आपसे ये पूछ ले कि जीएसटी की नींव किसने रखी, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी जीएसटी की। ठीक है, उसके बाद आपकी जो जीएसटी की स्थापना होती है, यानी जीएसटी जो भारत में लागू होती है वो लागू होती है 1 जुलाई 2017 को। कब होती है? 1 जुलाई 2017 से। फिर अगर आपसे पूछ ले जीएसटी जब लागू की जाती है, यानी कि जीएसटी के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्री, तो आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी जब लागू की गई थी तो उस समय जो भारत के वित्त मंत्री थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे आपके अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है इसके लिए बिल जो संविधान में संशोधन किया गया था वो कौन सा था, तो 101वां संविधान संशोधन संबंधित है आपके जीएसटी से। ठीक है, और जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ये भी आपसे पूछ लेता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो यह एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसको इतिहास का पागल सुल्तान कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे किसको इतिहास का पागल सुल्तान कहा जाता है, तो याद रखिएगा MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास का पागल सुल्तान कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1333 में जो आपका मोरक्को का जो एक यात्री था इब्न बतूता, वो इनके शासनकाल में भारत आया हुआ था। ठीक है, और यही जो आपका इब्न बतूता था इसकी एक पुस्तक है रेहला। कौन सी है? रेहला। अगर पूछ ले रेहला नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो इब्न बतूता जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पहले तो हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जो आपका 1942 में
क्रिप्स मिशन भारत आया था, उसके तहत महात्मा गांधी जी के द्वारा आपके 9 अगस्त 1942 को एक आंदोलन चलाया गया था, जिसको जाना गया भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से। ठीक है, और एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, भारत छोड़ो जब आंदोलन चलाया जा रहा था तो इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और इसके बाद आपका जो ये आंदोलन समाप्त होता है वो समाप्त होता है शिमला समझौते से, जो आपका 1945 में हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वो आपकी हुई थी 1942 से, तो इसमें ये कर लीजिएगा 1942। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पायली एक्सप्रेस से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले पायली एक्सप्रेस, तो याद रखिएगा वो जाना जाता है आपके पीटी उषा को। किसको जाना जाता है? पीटी उषा को, और इनको ही गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिए किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हेमा दास। क्या लिखा हुआ है? हेमा दास। तो हेमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिए किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ अंजू बाबी जाज। तो ये जो आपका अंजू बाबी जाज लिखा हुआ है, ये भी एक एथलेटिक्स थे, यानी कि ये भी एक भारतीय धावक थे, और ऊंची कूद और हाई कूद में भी ये भाग लेते थे। ठीक है, अगर पूछ ले ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा जो आपके अंजू बाबी जाज हैं ये भी आपका केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? केरल राज्य से। ठीक है, इनको आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये भी आपका अंजू बाबी जाज को दिया गया था आपके 2004 में। कब दिया गया था? 2004 में। ठीक है, अगर हम बात कर लें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी जो स्थापना होती है, यानी इसको जो सबसे पहले दिया जाता है तो 1991 में दिया जाता है। अगर पूछ ले सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस से संबंधित हैं। अगर पूछ ले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो वो आपके हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अगर पूछ ले 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी को आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो टोटल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। उनमें आपके जो दिए गए थे रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मानिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। ठीक है, ये 5 लोगों को आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ ललिता बाबर। तो ये भी एक भारतीय धावक रही हैं। अगर पूछ ले ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा ये जो संबंधित हैं ये आपके संबंधित हैं महाराष्ट्र से। कहाँ संबंधित हैं? महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है महान खिलाड़ी रूप सिंह का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है। जब बात आती है रूप सिंह, तो रूप सिंह तो आप लोग एक बात तो याद रखिएगा, जो हॉकी के जादूगर भारत में कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी। कौन कहे जाते हैं? मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद के ही भाई थे रूप सिंह। ये भी भारतीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, और ये भारत की हॉकी खिलाड़ी के कप्तान भी रहे हैं। इनकी जो कप्तानी में 1932 में जो आपका ओलंपिक हुआ था लॉस एंजलिस में, इन्होंने गोल्ड पदक जिताया हुआ था। उसके बाद 1936 में आपका बर्लिन में जो ओलंपिक होता है इसमें भी इन्होंने गोल्ड दिलाया हुआ था। ठीक है, तो इनका जो संबंध है वो आपका हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। ठीक है, चलिए तो आज के अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार संबंध किस खेल से है, यानी कि जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था। यहाँ कर लीजिएगा किसको दिया गया था। तो पहला राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है वो आपका दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे, हमने जो आपका पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप और याद रख सकते हैं, इसमें जो टोटल राशि दी जाती है वो 25 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन था उसको हमने कंप्लीट किया। सेशन आपको कैसा लगा, हमारी जो मेहनत थी, हमारा जो डिस्कशन था वो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और दोस्तों को जोड़िएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको कुछ इस तरह का आइकन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला बटन। तो आप अगर सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करते हैं तो आपका इस प्रकार का जो चैनल होगा वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। अगर आप ये बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आपका जो बेल आइकन ऑन अगर हो जाएगा
सकेगा। तो अगर अब मेरी जो वीडियो आती है आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो समय पर आ सकेगा और आप आसानी से वीडियो देख सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।